अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कार्बन ग्रुप एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, रासायनिक क्रियाशीलता। ओके, तो देखो बच्चों, जो कार्बन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो रिलेटिवली लेस रिएक्टिव है। समझे ना कि इनकी जो केमिकल एक्टिविटी है या रिएक्टिविटी है काफी कम होती है। इसका रीजन है इनकी स्मॉल एटॉमिक साइज होना, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होना और कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना। ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनको लेस रिएक्टिव बनाते हैं। आपने देखा होगा कार्बन है, तो कार्बन चाहे चारकोल के फॉर्म में मिले, कोल के फॉर्म में मिले, डायमंड के फॉर्म में मिले, ग्रेफाइट के फॉर्म में मिले, आप देखोगे एक नॉर्मल टेम्परेचर पर कार्बन जनरली इनर्ट दिखता है। रीजन यही है कि ये केमिकली इनर्ट हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो कि उनकी एटॉमिक साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और इस तरह से ये जो कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या इनकी कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट जो है, ये इनको इनर्ट बनाती है। अब आता है कि ग्रुप में क्या होगा। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं और एलिमेंट्स में अगर मेटालिक नेचर बढ़ता है तो केमिकल रिएक्टिविटी भी ग्रुप में क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। इसका मतलब है कि कार्बन से लेके लेड तक अगर हम चलें तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ऐसा होता भी है। अब आता है कि इस ग्रुप में फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, लेड। बट लेड की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, कम होती है। रीजन है लेड अपनी सरफेस पर एक ऑक्साइड की थिन फिल्म बनाता है जो वाटर इनसॉल्युबल होती है, मींस एक पैसिविटी शो करता है। दूसरा है कि ये वाटर से भी अनअफेक्टेड रहता है। रीजन क्या है कि इसकी सरफेस पर जो ओवर पोटेंशियल है हाइड्रोजन आयन के रिडक्शन का वो काफी हाई होता है। ये फैक्टर मिलके लेड को क्या बना देते हैं, लेस रिएक्टिव। जहां पर वो हाई रिएक्टिव होना था वहां पर ये लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी Sn की मिलेगी आपको। ओके, और यही मैंने यहां लिखा है कि फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव बट रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, Pv often appear more unreactive than expected। मतलब है कि ये जो है appear more unreactive than expected, मतलब जितना रिएक्टिव होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा अनरिएक्टिव दिखता है। रीजन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ thin oxide film on the surface which is insoluble in water and also high over potential of H+ ion on the surface of Pv। मतलब ये एयर से भी इफेक्टेड नहीं होता क्योंकि सरफेस पर एक ऑक्साइड की थिन फिल्म बन रही है। दूसरा है ये वाटर से भी जो है इफेक्टेड नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सरफेस पर H+ का रिडक्शन इजी नहीं होता, मींस लेड आसानी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं करता और यही रीजन है कि लेड की रिएक्टिविटी कम हो गई। समझ गए बच्चों कि कार्बन बाकी के तत्व रासायनिक रूप से कम क्रियाशील। मैंने इनकी क्रियाशीलता कम होने का रीजन बता भी दिया कि स्मॉल एटॉमिक साइज है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है और कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये सारे मिलकर इनको कम क्रियाशील बनाते हैं। और वर्ग में क्रियाशीलता बढ़ती है किंतु Pv कम क्रियाशीलता दर्शाता है क्योंकि Pv की सतह पर एक ऑक्साइड की पतली परत बनती है जो जल में घुलनशील नहीं है और Pv की सतह पर H+ की अधिमूल्यता उच्च है। अधिमूल्यता के बारे में मैंने डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता दिया है, वहां देख सकते हैं आप। ओके, अब आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं करते। ये एलिमेंट सभी के सभी रिएक्शन करते हैं बट इनके लिए कुछ हाई टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी कंडीशंस जरूरी होती है। जैसे देखते हैं एक्शन ऑफ एयर, तो ये बता दूं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई भी मेंबर इजी रिएक्शन नहीं करता एयर से, बस वही रीजन है उनकी लो रिएक्टिविटी। बट अगर हमें इन्हें स्ट्रांगली हीटेड कराएं, मींस इनका कंबस्जन कराएं किसकी प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर में, तब ये क्या होते हैं, इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं एयर से। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, Si से SiO2 बन जाता है, Ge से GeO2, Sn से SnO2, Pb से PbO2। इसके अलावा अगर लिमिटेड एयर की सप्लाई रखी जाए सीमित मात्रा में तो ये मोनो ऑक्साइड्स भी इस तरह से बना देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन जाता है, ऐसे SiO2 के साथ, PbO के साथ, Pb है, Sn है, Ge है, इन
इनके साथ ये मोनो ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। तो एयर से इफेक्टेड तो होते हैं, बट हाई टेम्परेचर कंबस्जन कराया जाए, हाई टेम्परेचर पर लिमिटेड ऑक्सीजन रखी जाए तो मोनो ऑक्साइड, एक्सेस में रखी जाए तो डाई ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, यहां पर कुछ ऑक्साइड्स के बारे में मैं बता दूं। इनके 2 टाइप्स के ऑक्साइड मिलते हैं। एक तो होता है मोनो ऑक्साइड जो सभी मेंबर्स में मिलते हैं, CO, SiO, GeO, SnO, PbO, ओके। और एक होते हैं डाई ऑक्साइड, CO2 से लेके PbO2 तक सभी बनाते हैं। इनमें CO जो है एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, जबकि SnO, PbO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ओके, उभयधर्मी है। कैसे हैं बच्चों ये? उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। GeO और SnO ये स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ये जो ऑक्साइड है ये स्टेबल है हाई टेम्परेचर में, और नॉर्मली ये भी न्यूट्रल ही होते हैं। अब आ जाते हैं, जैसे हमें SnO का एम्फोटेरिक नेचर देखें तो SnO HCl में भी डिसॉल्व है, मींस एसिड में भी। तो यहां पर ये बेस है, ये एसिड है, यहां पर ये एसिड है, ये यहां बेस है। तो इसमें दोनों नेचर है। देखो SnCl2 में भी डिसॉल्व है, सॉरी HCl में एसिड में SnCl2 बनाता है, और NaOH में डिसॉल्व करोगे तो Na2SnO2 बनाता है। सोडियम स्टेनेट 2, स्टेनेट की 2+ स्टेट, ओके। ये तो है मोनो ऑक्साइड। अब आ जाते हैं, अगर हम इसमें एक रिड्यूसिंग नेचर भी देखें तो ये जो मोनो ऑक्साइड है ये रिड्यूसर। क्यों है रिड्यूसर? जैसे CO है, हाफ O2, इनके क्या बना सकता है? CO2। तो +2 से अभी कहां तक जा सकता है? +4 तक। मींस अपने ये 2+ स्टेट से इसमें चेंज हो सकते हैं 4+ स्टेट में, इसलिए अच्छे रिड्यूसर होते हैं। और इनका रिड्यूसिंग नेचर इस ऑर्डर में मिलता है। Pb में 2+ स्टेट स्टेबल है, ये नहीं चाहता कि 4+ में चेंज हो, इसलिए ये अपनी सबसे वीकेस्ट रिड्यूसर होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसर है। आपने देखा मेटलर्जी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लो टेम्परेचर पर रिड्यूसर कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो गैसियस स्टेट में है, स्टेबल है और अच्छा रिड्यूसर, इसलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। अब हम डाइऑक्साइड की बात करें तो देखो CO2 और SiO2 ये तो एसिडिक होते हैं। आपने देखा होगा एसिडिक का मतलब क्या हुआ कि इन्हें अगर हम डिसॉल्व करें किसमें? एसिड में, तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, बट NaOH में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा होगा CO2 हो या SiO2, अगर हम CO2 को देखें, CO2 2NaOH, तो ये डिसॉल्व होके क्या बना लेगा? Na2CO3 H2। जस्ट ऐसा ही SiO2 को अगर आप NaOH में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनता है? Na2SiO3 H2। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम सिलिकेट, जो वाटर सॉल्युबल सिलिकेट है, ओके। इस तरह से अब आता है कि ये जो बचे GeO2, SnO2, PbO2 ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। समझ लेना, मैंने इनकी एम्फोटेरिक नेचर की रिएक्शंस भी लिखी हैं यहां पर। आप देखो किस किस की, तीनों की बता दी मैंने कि अगर आप GeO2 में जाएं, GO2 और 4HCl डिसॉल्व होके बनाता है GeCl4 + 2H2। तो यहां पर ये एक बेस है और ये क्या है? एसिड। जस्ट ऐसा ही GeO2 को अगर हम NaOH में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा यहां पर? Na2GeO3 + H2O। इसको हम बोलेंगे सोडियम जर्मिनेट, ठीक है, जर्मिनेट। और इस तरह से जस्ट यहां पर ये आप देखोगे एसिड है और यहां पर ये क्या है? बेस है। क्या है बच्चों? यहां पर ये बेस है, जर्मनेट, ओके, ये बनता है जर्मनेट। इस तरह से जस्ट ऐसा ही देखो आप SnO2 अगर 4HCl में डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? SnCl4 + 2H2। और SnO2 को अगर हम NaOH में डिसॉल्व करें तो क्या बनेगा? SnO3 + H2। इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम स्टेनेट, और ये क्या है? 4। ऐसे ही यहां पर बस Pb रख दोगे तो PbCl2। अगर हम PbCl की बात में आ जाए तो PbO2 + 4HCl, तब ये बनाता है PbCl2 + Cl2 + H2। ध्यान रखें 4+ इसकी स्टेबल नहीं है, ये इजी 2+ में चेंज हो जाता है, और यही रीजन है कि यहां पर ये PbCl2 बना देता है।
तो यहाँ पर ये बेस है और PbO2 प्लस 2NaOH तो बनाता है Na3, ठीक है, Na2PbO3 सोडियम प्लम्बेट। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर ये एम्फोटेरिक नेचर दिख रहा है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आता है कि CO2 और SiO2 के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है कि कौन मतलब सॉलिड स्टेट में है, कौन गैसियस में है और इसका क्या रीजन है। तो आप देखोगे हम CO2 को डिटेल में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर फिर भी अभी मैं बता दूं यहाँ पर कि जो CO2 है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मोनोमेरिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है अपने आप में। रीजन है ड्यू टू, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ ये पाई बॉन्ड बना देता है। मींस यहां पर ये इस तरह से पाई बॉन्ड बनाता है, जस्ट ऐसा ही यहां पर अगर हम देखें तो इस तरह से, तो ये पाई बॉन्ड बना देता है जिसे हम बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। तो यहां पर कार्बन की जो है 2p और ऑक्सीजन की 2p, इनमें है पी पाई, तो यहां इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है बच्चों। और यही रीजन है कि CO2 अपनी जो 4 वैलेंसीज हैं वो सैचुरेट कर लेता है। समझ गए ना, कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज पाई बॉन्ड के थ्रू सैचुरेट कर लेता है और ऐसे में ये अपने आप में एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। बट अगर आप SiO2 देखें तो ये 3 डायमेंशनल, आप देखोगे इसका 3D नेटवर्क, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा ऐसे दिखता है SiO इस तरह से। ऐसा क्यों है पता है? इस तरह से। तो ये सॉलिड स्टेट में है, ये किस में है? सॉलिड स्टेट में। आपने देखा होगा सिलिकेट, सिलिका, जबकि ये कैसा है? गैसियस स्टेट में। तो इसका रीजन आप समझ गए होंगे ना कि कार्बन में पाई बंद बनाने का गुण है, उसमें 2p, ये जो ऑक्सीजन की 2p है और कार्बन की 2p, इनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है जिससे पाई बॉन्ड बन जाता है। ओके, बट SiO2 में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हम यहां देख सकते हैं कि Si, ठीक है, नॉट गिव p पाई बॉन्डिंग। समझ गए बच्चों, p पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता। रीजन है कि इसका 3p, किसका? Si का, और 2p ऑक्सीजन नॉट गिव, ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। समझ गए बच्चों कि ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो यहां पर सिलिकॉन है इसमें तो 3p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन क्या है? 2p, तो इनके साइज अलग होगी ना। अगर हम सिलिकॉन की कहें तो ये ऐसा है और ऑक्सीजन की ऐसा है, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती। और यही रीजन है कि ये अपनी सिलिकॉन अपनी 4 वैलेंसी को सैचुरेट करने के लिए क्या करता है? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है अपने ऑक्सीजन एटम से। समझ गए ना कि सिलिकॉन है, जब ये ऑक्सीजन से मिलेगा तो SiO4 4 माइनस इस तरह से यूनिट बन जाएगी, क्योंकि ये केवल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्डिंग नहीं होती। तो इसलिए यहां पर मतलब हम ये कहें कि जो टेट्रा वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, सैचुरेटेड या सेटिस्फाइड होती हैं, सेटिस्फाइड बाय 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, और टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है सेटिस्फाइड 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। ओके, आपने देखा भी कि यहां पर इस तरह से सिग्मा पाई, जबकि Si में इस तरह से ये 4 वैलेंसी, अब ये अपने माइनस चार्ज को हटाने के लिए फिर इस तरह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होते जाते हैं और इस तरह से एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही रीजन है कि SiO2 जो है किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में, जबकि CO2 गैसियस है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, नोट कर।
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है एक्शन विद वाटर। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों एलिमेंट्स वाटर से अनअफेक्टेड रहते हैं। आप कोयले को पानी में डाल दो, ग्रेफाइट को पानी में डाल दो, गर्म भी कर दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती। रीजन है कि इनमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत कम है, इसलिए ये वाटर के H+ को रिड्यूस नहीं कर सकते। एसएन अफेक्टेड होता है। एसएन की वाटर से रिएक्शन होती है SnO2 और 2H2O। हीट, स्टीम अगर ली जाए वेपर फॉर्म में तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करता है। रीजन है इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आता है कि लेड, तो लेड का भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बट आप देखोगे ये भी वाटर से अनअफेक्टेड रहता है। मैंने इसका रीजन बताया है, दो रीजन है। एक तो वही है ऑक्साइड की थिन फिल्म बन जाना, समझ गए बच्चों कि यह क्रिया नहीं करता लेड, क्योंकि सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बनती है जो केमिकली रिएक्टिव कम होती है। दूसरा है कि वाटर का H+ का जो अधिवोल्टता है वो काफी ज्यादा होती है। यही रीजन है कि पाइप, जो लेड के पाइप हैं, ये वाटर की सप्लाई में यूज होते हैं। बट लेड जो होता है ये प्लम्बो सॉल्वेंसी शो करता है, मींस कुछ सॉल्ट की प्रेजेंस में ये एक सॉल्युबल लेड जो है आइंस बनाता है और ये बहुत अधिक पॉइजनस होते हैं। हम लेड प्लम्बो सॉल्वेंसी को अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए अब लेड के पाइप्स उतने वाटर सप्लाई में यूज नहीं होते। ये जो है ये रिएक्शन है वाटर के साथ, तो समझ गए होंगे कि वाटर से कौन इफेक्टेड है, तो केवल एसएन इफेक्टेड है। ये भी होता बट ये पैसिविटी के कारण इफेक्टेड नहीं है। दूसरा है कि जो अधिवोल्टता है H+ की ओवर पोटेंशियल वो काफी हाई है। ओके, तो इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं एक्शन विद एसिड्स, अम्लों से क्रिया। तो यहां बता दूं कि जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं, जैसे कि हैलोजन एसिड जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, उनमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन पर ये इफेक्टेड नहीं होती। जर्मेनियम डाइल्यूट HCl से इफेक्टेड नहीं है, बट जर्मेनियम कॉन्सेंट्रेट या HCl गैस अगर ली जाए तो इफेक्टेड हो जाता है। बाकी ये जो दो मेंबर्स हैं ये टोटली अनइफेक्टेड रहते हैं। लेकिन Sn और Pb इफेक्टेड होते हैं, चाहे डाइल्यूट दिया जाए चाहे कॉन्सेंट्रेटेड, ये उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो ये HCl के साथ गैस से रिएक्शन करके जर्मेनियम क्लोरोफॉर्म बनाता है। यहाँ कार्बन जैसे होता है ना CHCl3, तो उसको क्लोरोफॉर्म, तो इसको बोलते हैं जर्मेनियम क्लोरोफॉर्म। Sn हो, Pb हो, Sn डाइल्यूट HCl में भी डिसॉल्व होता है, बनाता है SnCl2 + H2। Pb डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व होकर PbCl2 और H2। Pb को कॉन्सेंट्रेट HCl में डिसॉल्व करें तो बनता है H2PbCl4। और ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ओके, अगर ये एसिड्स लिए जाए, जैसे कि आपने देखा H2SO4, HNO3, HClO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, इनमें ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो ये जो होते हैं ये इनमें कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, स्टेनलेस लेड सब डिसॉल्व हो जाते हैं। रीजन यही है कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जैसे H2SO4 में, ठीक है, ये इस तरह से ऑक्सीडाइज होता है। अगर कार्बन को हम H2SO4 कॉन्सेंट्रेट में डालें तो वो H2CO3 के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह से कॉन्सेंट्रेट में तो सभी इफेक्टेड होते हैं। लेड कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ पैसिविटी शो करने लगता है, वही ऑक्साइड की थिन फिल्म बन जाने के कारण। तो ये इन पर एसिड का इफेक्ट होता है। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक्शन विद एल्कलीज। तो एल्कली, क्षारों से क्रिया, ये क्या है, क्षारों से क्रिया। ओके, तो आप देखोगे कि जो इस ग्रुप में कार्बन है वो बिल्कुल नहीं डिसॉल्व होता, एल्कली से कोई रिएक्शन नहीं करता, उसमें डिसॉल्व नहीं है, बट अदर मेंबर्स इस तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। कार्बन NaOH से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन सिलिकॉन है, Sn है, Pb है, Ge है, ये NaOH में डिसॉल्व होकर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी 4+ स्टेट में इस तरह के सॉल्ट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम स्टीनेट, सोडियम प्लम्बेट, इस तरह के ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट हैं और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनका एक ऐसा नेचर दिख रहा है जो कि एक एम्फोटेरिक का है। आपने देखा था ये एसिड्स में भी डिसॉल्व है,
और बेस में भी डिसॉल्व है। तो ये जो मेटल्स हैं ये कैसे हैं बच्चों, एम्फोटेरिक, ठीक है, नेचर शो कर रहा है इस तरह से कि ये जो है क्षारों में एल्कली में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर आपने देखा ये एसिड में भी डिसॉल्व थे, बेस में भी, तो ये एम्फोटेरिक नेचर के, आप इनको नोट करें।